हाँ, तो कैसे हो सभी लोग? बढ़िया एकदम। बढ़िया नहीं हो तो बढ़िया हो गया हो, क्योंकि आज हम लोग लेकर आए हैं इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर। ठीक है, तो इसके पहले वाले क्लासेस में हमने देखा है कि जो चार्ज होता है वो क्या होता है। इसके पहले वाली क्लास में हमने पूरा डिटेल में चार्ज को डिस्कस कर रखा है कि चार्ज क्या होता है, कितने टाइप के चार्ज होते हैं और चार्ज जो है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ये सारी चीजें हमने इनकी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो डिपेंड करने वाला है कि चार्ज जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम करंट को कैसे डिफाइन करने वाले हैं। हम आज इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करने वाले हैं। अपने चैप्टर का जो नाम है वो है इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम दिया होता है, तो इनडायरेक्टली हम आज इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, वही करंट जिससे आपका फोन चार्ज होता है, जिससे आपका पंखा चलता है, जिससे आपका एसी चलता है, जिससे आपका बल्ब जलता है, वही करंट। आज हम उस करंट के बारे में समझने वाले हैं कि आखिर वो करंट क्या होता है, किस तरीके से करंट बनता है, करंट कैसे फ्लो करता है किसी भी वायर में, और आखिर चीज क्या है। हम आज सारी बातों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि करंट क्या है, उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग समझेंगे कि आखिर करंट जो है वो प्रोड्यूस कैसे होता है, और सारी चीजों को हम एक एक करके समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि आखिर ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन को लिख देता हूं। तो डेफिनेशन इसकी होती है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मतलब क्या है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ उसको हम लोग समझने वाले। ठीक है, तो आज इसका मतलब समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है करंट। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखिए कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। मतलब क्या है इसका? देखो, रेट का मतलब होता है रेट। जब भी हम किसी चीज की रेट की बात करते हैं तो रेट सिंपली स्पीड को डिनोट करता है कि कितनी स्पीड से कोई चीज हो रही है। तो यहाँ पर हम किसके स्पीड की बात कर रहे हैं? हम फ्लो ऑफ चार्ज के स्पीड की बात कर रहे हैं कि चार्ज जब फ्लो करता है तो कितनी स्पीड से फ्लो करता है। अब चार्ज क्या होता है उसको आपको समझना होगा, क्योंकि वो मैंने इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में पढ़ा रखा है। तो उसको आप लेक्चर को देख लो एक बार, तब ज्यादा फील आने वाला है आपको टॉपिक का। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा आपको बता देते हैं हम यहाँ पर कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। और ये जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस होते हैं ये डेवलप होते हैं किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से डेवलप होते हैं। ठीक है, तो ये जो चार्ज होता है जब ये चार्ज फ्लो करता है तो हम बोलते हैं जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसको हम लोग करंट बोलते हैं। मतलब जब चार्ज फ्लो करता है तो उसको करंट नहीं बोलते हैं। अक्सर लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि चार्ज का फ्लो ही करंट है, लेकिन नहीं, चार्ज का फ्लो रेट को करंट बोलते हैं। चार्ज कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है उसको करंट कहा जाता है। ठीक है, तो स्पीड जो है यहाँ पर मैटर करता है। इसी चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। बाकी और डिटेल हम इसका करने वाले हैं। उससे पहले जो सिंबल होगा अपना करंट के लिए, जो सिंबल यूज करेंगे हम लोग, वो सिंबल होता है आई। ठीक है, तो करंट के लिए हम लोग जो सिंबल यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? आई। करंट शुरू हो रहा है सी से, लेकिन हम इसके लिए सिंबल जो यूज करते हैं वो है आई। इसके पीछे मत जाओ, तुम इसकी गहराई में मत जाओ, बस इतना याद रखो करंट के लिए जो सिंबल है वो क्या है? आई। कई बार इसको स्मॉल आई भी लिखा जाता है बुक्स में, लेकिन ज्यादातर केसेस में इसको कैपिटल आई से डिनोट हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा करंट का कोई फॉर्मूला होता है? तो जी हाँ, तो करंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है? करंट इक्वल्स टू, आप बोल सकते हो करंट बराबर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, मतलब क्या हुआ यहाँ पर? इसी से हमने डेफिनेशन को बनाई है कि जो चार्ज फ्लो हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी फ्लो रेट ऑफ चार्ज। इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? करंट बोल रहे हैं। अब करंट के लिए हमने सिंबल दिया है आई, और चार्ज के लिए हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि चार्ज के लिए सिंबल होता है क्यू, और टाइम को तो सब कोई जानता है कि टाइम के लिए सिंबल होता है टी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो ये जो फॉर्मूला है इससे आप करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको चार्ज की वैल्यू पता है और टाइम पता है तब। मतलब कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, अगर ये नॉलेज आपको है तो इस फॉर्मूले से आप करंट कितना फ्लो कर रहा है उस सर्किट के अंदर, उस वायर के अंदर जहां भी करंट फ्लो कर रहा है वो आप पता लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमको जो इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है एग्जाम में वो क्या पूछी जाती है? जो करंट है ये इसका एस आई यूनिट क्या होने वाला है। ठीक है, तो आपसे इसका एस आई यूनिट पूछता है। अब करंट का एसआई यूनिट कैसे निकालने वाले हैं? देखो करंट किसके इक्वल है? क्यू बाई टी के इक्वल है। तो यहाँ से हम इसका एसआई यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम होता है, इसके प्रीवियस क्लासेस में बताया गया है आपको। और जो टाइम होता है उसका एसआई यूनिट सेकंड होता है। तो यहाँ से हम कूलम बटे सेकंड, और इसी को ही हमने आगे नाम दिया है एम्पियर। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस फॉर्मूले से आप
जो है वो करंट का SI यूनिट जो है वो डिराइव कर सकते हो। इधर से निकालेंगे तो कूलम, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो कूलम बटे सेकंड, जिसको हम एम्पियर बोलते हैं। एम्पियर देखो एक साइंटिस्ट का नाम होता है, ठीक है, आंद्रे मैरी एम्पियर पूरा नाम था उनका। तो उन्होंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। इस वजह से हम क्या करते हैं यहाँ पर उनके रेस्पेक्ट में हम SI यूनिट को एम्पियर बोलते हैं। तो एम्पियर कोई यूनिट नहीं है, एम्पियर साइंटिस्ट का नाम होता है, लेकिन हम जो है उसको कूलम बटे सेकंड की जगह पर एम्पियर बोलते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आता है कि जो एम्पियर होता है वो एम्पियर किसकी जगह पर है, कूलम बटे सेकंड के प्लेस पे रखा हुआ है। तो हम एम्पियर को इस तरह से डिफाइन भी करेंगे अभी यहाँ पर कूलम बटे सेकंड से, ठीक है। अब अगर हमसे कोई पूछता है कि 1 एम्पियर कितना होता है, तो 1 एम्पियर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर 1 लाना है तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ 1 लाने का मतलब होता है ये 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। अब अगर 1 को 1 से डिवाइड किया जाएगा तो आंसर 1 आएगा, यानी 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो करता है 1 सेकंड में, तो उस केस में जो करंट प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से वो कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। मतलब कहीं पर किसी भी सर्किट में किसी भी वायर में अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, उस केस में हम बोलेंगे वहां पर जो करंट है वो कितना है, 1 एम्पियर है, ठीक है। तो 1 एम्पियर करंट को आप अगर डिफाइन करोगे तो इस तरीके से डिफाइन आप उसको कर सकते हो। अब हम लोग जो है वो फील एक बार लेते हैं कि आखिर ये 1 एम्पियर करंट कितना होगा। 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो कहाँ से फ्लो कर रहा है और ये कूलम चार्ज आखिर होता कितना है, तो इस चीज़ को अब हम लोग समझने वाले हैं। तो उससे पहले आप यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको नोट कर लो, इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, जल्दी से इसको नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग समझने वाले हैं 1 एम्पियर का आइडिया लेने वाले हैं कि आखिर ये 1 एम्पियर होता कितना है, ठीक है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम इसको रब करने वाले हैं। तो नोट करिए इसको, फिर रब करेंगे जल्दी से। चलिए, तो नोट हो गया होगा, नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिएगा, इसको हम रब करके आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको रब करके समझने वाले हैं कि एम्पियर जो है वो कितना होता है, 1 एम्पियर कितना होता है। तो डेफिनेशन लिखा रहने देते हैं। तो यहाँ पर मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि जो एम्पियर होता है 1 एम्पियर वो 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड होता है, ठीक है। मतलब 1 कूलम जो है 1 सेकंड में अगर चार्ज फ्लो करता है तो हम वहाँ पर बोलते हैं करंट कितना है, 1 एम्पियर करंट अपने पास है, ठीक है। चलिए, अब इसको थोड़ा सा हम गहराई में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये 1 कूलम चार्ज आखिर होता कितना है। तो इसके प्रीवियस क्लासेस में ही मैंने बता रखा है, बार बार मैं बोलूँगा प्रीवियस क्लास, क्योंकि वहाँ पर हमने इसको डिस्कस कर रखा है। तो 1 कूलम चार्ज का मतलब होता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और वो भी पर सेकेंड। 1 सेकेंड का मतलब पर सेकेंड, यानी हर 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कितने हैं इनका आइडिया अगर मैं आपको दूं एक बार, तो 625 और उसके बाद 16 जीरो, तो 4 4 फिर 4 और फिर 4, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन्स, बटेरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, ठीक है। इनको गिनेंगे तो आपकी गिनती खत्म हो जाएगी और गिनते गिनते आप भी खत्म हो जाएंगे। इतने इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेकंड में किसी वायर में फ्लो करते हैं तो हम बोलते हैं वहां पर 1 कूलम चार्ज फ्लो किया है। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है, वो आपको पता है। अब इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, तो इतने इलेक्ट्रॉन से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, सिंपल है। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसको हम ई से लिखते हैं, वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये किसका चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको याद होता है, सबको याद होता है, इतना होता है। अब हमको यहाँ पर कितना चार्ज रखना है, 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज कैसे बनता है, इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करने से बनता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, इतने से उसको मल्टीप्लाई करके आप चार्ज निकाल लोगे। वो चार्ज की वैल्यू यहाँ रखोगे, उसको 1 सेकंड से डिवाइड करोगे, तो जो करंट आएगा वो कितना आएगा, 1 एम्पियर करंट आएगा, ठीक है। वो करना नहीं आपको, मैं ऐसे समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको सिंपली इतना समझना है यार कि 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वायर से, तब जाके वहां करंट कितना बनेगा, 1 एम्पियर बनेगा। अब थोड़ा इसको और गहराई से समझेंगे हम लोग। जैसे एक वायर होता है, जो एक वायर को आपको समझना है कि वायर सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है। कोई भी वायर आप देखोगे, अगर कोई भी वायर आपके घर में कोई भी वायर होगा, तो उस वायर में जिसमें करंट फ्लो कर रहा होता है, उस वायर को अगर आप जूम करके देखेंगे तो उसका जो शेप होगा वो एक इसे मार्कर जैसा है ना, इसी शेप का दिखता है, वो सिलेंडर शेप का होता है। अब सिलेंडर में खास बात क्या होती है, यहाँ पर आपको देखने पर, साइड से देखने पर ये सर्कल दिखाई देता है। ये जो दिखाई देगा आपको साइड में, क्या दिखाई देगा, सर्कल। और इसका जो एरिया होता है ये दोनों तरफ लगभग सेम होता है, क्योंकि जो वायर होते हैं वो यूनिफॉर्म शेप के बनाए जाते हैं और दोनों तरफ से जो सर्कल दिखता है वो हमको सेम दिखता है। तो दोनों तरफ एरिया जो सेम होता है, ये जो एरिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इसको बोला जाता है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ऐसे सिंपल समझ लो आप, जैसे ये मार्कर है,
तो इस मार्कर को अगर हम इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर कट करेंगे, तो अगर मैं इसको इसे कट करूं तो सामने से जब आप देखोगे तो आपको एक सर्कल दिखाई देगा। देखो ये सर्कल आपको दिख रहा होगा, तो इस तरह से एक सर्कल आपको दिखाई देता है। इसी सर्कल का ही जो एरिया होता है उसी बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, यहाँ पर देखो ये अपना क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब बीच से अगर इसको कट करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एरिया होगा ये भी वही सेम एरिया होगा, जो साइड में है वही सेम एरिया होगा। इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब होता क्या है कि वायर जो होता है वो ज़्यादातर किसके बनाए जाते हैं, ज़्यादातर क्या वायर बनाए ही मेटल के जाते हैं, क्योंकि मेटल ही वो आपके पास उपलब्ध चीज़ है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं। मेटल की स्पेशलिटी होती है कि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ढेर सारे होते हैं। ठीक है, अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब जैसे नाम है एकदम वैसे समझिए आप, ये फ्री होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं, मतलब अपने मेटल के अंदर एटम से फ्री होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मूव कर सकते हैं। और जब ये मूव कर सकते हैं तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पर देखो जब तक आप किसी वायर को किसी बैटरी से किसी सप्लाई से नहीं कनेक्ट करते हो, उस केस में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये रैंडम पर किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है इसका कोई डायरेक्शन नहीं है कि कौन किधर जाएगा, कोई इधर जा सकता है, कोई उधर, कोई इधर, कोई इधर, इधर उधर। मतलब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को दिखाऊं आपको, ये एक इलेक्ट्रॉन, तो ये इधर उधर इधर उधर ऐसे ऐसे करता हुआ वायर में, इसके मतलब कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है मूव करने की। ठीक है, क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन जो थर्मल एनर्जी जो होती है, थर्मल एनर्जी मतलब जो रूम से एनर्जी जो मिलती है, रूम टेम्परेचर से जो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रैंडम डायरेक्शन में मूव करता रहता है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करता। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे इसमें पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे एटम होंगे। तो यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सब ऐसे रैंडमली मूव करते रहते हैं, कौन किधर जा रहा है कुछ पता नहीं कर सकते आप, ये चीज़ें एकदम रैंडम है। तो वायर के अंदर एक तरह से समझो कि एक इस तरह से मेरे पास एक खाली जो है ऐसे पाइप है और उसके अंदर हमने ढेर सारी मक्खी भर रखी है। अब पाइप के अंदर अगर आपने मक्खी को भर रखी तो अब सारी मक्खियाँ कब कौन किधर जाएगी उसी भन बनाएंगी, कोई इधर कोई उधर कोई उधर, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कौन किधर जा रहा है। तो यहाँ पर कोई नेट फ्लो नहीं बन रहा है। अगर सारी मक्खियाँ मिलकर एक तरफ भागने लगती तो हम बोलते कि हाँ देखो इन सबका फ्लो इस तरफ है, लेकिन आप समझ रहे हो, आप इस चीज़ को खुद समझ रहे हो कि सारी मक्खियाँ अगर बोतल में बंद कर दी जाएँ तो वो भन बनाएंगी, तो कौन कब किधर जाएगा ये तो कोई भी गेस नहीं कर सकता, कितना ही बड़ा एस्ट्रोलॉजर क्यों ना हो। तो उस केस में ऐसे इलेक्ट्रॉन भी आप उसे समझिए ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर कोई नेट करंट नहीं बनता है। ठीक है, तो जब कोई हाँ तो सॉरी वो थोड़ा सा एक कॉल आ गया था जिसकी वजह से जो आपका रिकॉर्डिंग है वो लेक्चर का रिकॉर्डिंग जो है वो बंद हो गया था, तो इसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये डिस्टर्बेंस जो है वो आता रहेगा, सक्सेस की राह में ये डिस्टर्बेंस आता रहेगा, लेकिन मैं रुकने नहीं वाला। तो हम फिर से सुनेंगे इसको, जो हम बता रहे थे उसको एक बार फिर से बता देते हैं, क्योंकि हो सकता है ये कट चुका हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फिर से आगे समझ लेते हैं जरा। ठीक है, तो चलो, तो हम क्या बोल रहे थे यहाँ पर, हमने कहा कि ये जो वायर होता है इस वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ढेर सारे होते हैं, बहुत सारे बटेरों फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं, ये रैंडम ऐसे 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 जैसे मक्खी में भी आती है एक बोतल में भर देने पर, ऐसी रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो जिसकी वजह से कोई नेट फ्लो नहीं बनता है। और जब तक फ्लो नहीं बनेगा तो फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा, तब तक करंट नहीं बनता। तो यहाँ पर कोई नेट फ्लो नहीं बनता, जिसकी वजह से कोई नेट करंट नहीं बनता। तो इसलिए अगर मैं एक वायर का टुकड़ा लूंगा और हाथ में पकड़ूंगा तो यहाँ पर मेरे को कोई भी करंट नहीं मिलने वाला उसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ करंट इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई नेट फ्लो नहीं बन रहा है चार्जेस का, जिसकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं मिलता है मेरे को। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसा कर दें जिससे ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे, तो हम बोलेंगे कि हाँ इनका फ्लो बन रहा है, और जैसे ही फ्लो बनेगा हम बोलेंगे करंट फ्लो कर रहा है। अब ये कैसे होगा उसको हम जस्ट कुछ सेकंड के बाद, कुछ मिनट के बाद हम समझने वाले हैं, लेकिन अभी मान लो कुछ क्षण के लिए कि ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है ये आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अगर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो ये समझो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ये समझ लो एक दरवाजा है। अब यहाँ दरवाजा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, इस तरह से आर पार निकलेंगे, उधर जाएंगे, इधर से घुसेंगे उधर निकलेंगे। तो इस दरवाजे से, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस एरिया से एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस होंगे? एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन अगर क्रॉस होते हैं तब जाके एक कूलाम चार्ज बनेगा, और हम बोलेंगे कि एक सेकंड में एक कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है, इसलिए करंट कितना है? 1 एम्पियर है। तो आप समझ सकते हो कि एक वायर में 1 एम्पियर करंट होने का मतलब वायर के किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन क्रॉस होते हैं। तो 1 एम्पियर करंट कोई मामूली करंट नहीं, कोई छोटा मोटा करंट नहीं है, बहुत डेंजरस करंट होता है। 1 एम्पियर करंट इंसान को मार सकता है, इतना पावरफुल होता है। तो 1 एम्पियर कितना होता है ये मैंने सोचा आपको आइडिया दूं एक बार, तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको दिया है। ठीक है,
तो 1 एम्पियर का मतलब 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो करे। अब कोई बोले कि यहाँ पर मान लो 1 सेकंड में 4 कूलाम आवेश फ्लो कर रहा है किसी वायर से, तो वहाँ करंट कितना होगा, तो वहाँ जो करंट होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, कैसे, 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करता है उसको ही हम लोग करंट बोलते हैं। 1 सेकंड में 4 कूलाम फ्लो करेगा तो 4 एम्पियर करंट हो जाएगा। ठीक है, कोई बोले 1 सेकंड में 10 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है तो 10 एम्पियर करंट हो जाएगा। जितना चार्ज फ्लो करता है पर सेकंड उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, या अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो उस केस में आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, I=Q/T। जितना चार्ज दिया है उस चार्ज को जितना टाइम दिया उससे डिवाइड मारो तो क्या मिल जाएगा आपको, करंट इस तरीके से मिल जाने वाला। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि 1 एम्पियर करंट जो है वो 1 कूलाम चार्ज की वजह से बनता है, और 1 कूलाम चार्ज का मतलब इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को 1 एम्पियर करंट पता लगाना है तो 1 सेकंड में हम बैठ के यहाँ पर गिनेंगे क्या कि इतने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, और इतना तो गिन पाना पॉसिबल ही नहीं है। एक तो इतना बड़ा नंबर है, इसको गिनना ऐसे ही पॉसिबल नहीं है, और दूसरा 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे तो हमारी आँख देख कैसे पाएगी उसको, और हम कहाँ देख ही पाते इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन तो फंडामेंटल पार्ट के लिए हमको दिखाई नहीं देता। तो आखिर हम पता कैसे लगाएंगे कि हमारे वायर में कितना करंट है, आखिर कौन गिनेगा वायर में बैठ के यहाँ पर कि इतना इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं 1 सेकंड में, तो 1 एम्पियर करंट यहाँ पर बन रहा होगा। तो ये हमको पता नहीं करना होता, हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम है अमीटर। क्या नाम है उसका, अमीटर। ठीक है, अमीटर वो डिवाइस होता है जिसको हम यूज करते हैं, यूज टू मेजर करंट। ठीक है, अगर आपको किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करना होगा तो करंट को मेजर करने के लिए आप कौन सा डिवाइस यूज करते हो, अमीटर यूज करते हो। ठीक है, अमीटर वो डिवाइस होता है जिससे आप किसी भी सर्किट में करंट को मेजर कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वायर में ले जाके अमीटर कनेक्ट कर देना है। अमीटर में जैसे ही करंट फ्लो होकर बाहर आएगा, अमीटर आपको रीडिंग में दिखा देगा कि वहां पर कितना एम्पियर करंट है। अब अमीटर को कैसे पता चलता है, ये सारी चीजें आपको जो है वो 12th क्लास में, हायर क्लासेस में जो है सिखाई जाती हैं कि ये कैसे पता चलता है अमीटर को कि हाँ इसमें इतना करंट है। अभी आप उतना डिटेल में ना जाओ, अमीटर ही पता लगाता है करंट का। कहीं पर अगर करंट पता लगाना है, मेजर करना है, उस केस में आप अमीटर यूज करते हो। ठीक है, चलो बाकी आपको अभी मैं आगे समझाऊंगा कि किस तरह से ये अमीटर हमको कैसे लगाना होता है वायर में, तब जाकर ये करंट बताएगा। ऐसे नहीं कि करंट बताना है तो आप इसको किसी भी तरीके से कनेक्ट कर दोगे वायर में, ऐसा कोई नहीं है। मैं आपको तरीका सिखाने वाला हूँ कि अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। जिस किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, जिस किसी भी सर्किट में आपको करंट को मेजर करना होता है, उसमें अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अब सीरीज पैरेलल क्या होता है ये अभी आगे हम थोड़ी देर के बाद समझने वाले हैं। हो सकता है आज समझ भी ना पाए, लेक्चर छोटा पड़ जाए, मतलब लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वीडियो को कट करके अगले लेक्चर में उस पार्ट को डालेंगे। ठीक है, चलिए तो इतना आपको समझ में आया है तो बोलिए यस, और अगर यस तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ठीक है, सब लोगों ने कहा यस, मैंने सुन लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए जल्दी से, फिर इसको रब करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से समझ में आया थोड़ा थोड़ा करंट क्या होता है, करंट के लिए सिंबल क्या है, करंट का फॉर्मूला क्या है, करंट किस तरीके से वायर में फ्लो कर रहा है, थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लग चुका होगा। अब थोड़ा और गहराई में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो करंट का एसआई यूनिट तो एम्पियर है, लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, ये जो एसआई यूनिट है करंट का वो है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर पूरा ना लिख के ए लिखा जाएगा। अब कई बार हम छोटे यूनिट को यूज़ करते हैं। छोटे यूनिट में क्या होता है, जैसे माइक्रो एम्पियर, तो 1 माइक्रो एम्पियर में कितना होता है, 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। ठीक है, ऐसी 1 मिली एम्पियर होता है, 1 मिली एम्पियर, और मिली एम्पियर में होता है 10⁻³ एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर। तो माइक्रो एम्पियर -6 एम्पियर होता है, मिली एम्पियर -3 एम्पियर होता है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। -6 का मतलब क्या होता है, 0.0000001 एम्पियर, इतना कम, और मिली का मतलब है 0.001 एम्पियर। ठीक है, तो आपको समझना होगा, ये बुक में लिखा रहता है लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ कि कितना करंट है। 1 मिली एम्पियर का मतलब होता है 0.001, इतना कम करंट। ठीक है, और 1 माइक्रो का मतलब समझ लो कितना कम होता है। तो ये मिली और माइक्रो एम्पियर बहुत कम करंट को डिटेक्ट करने के लिए होते हैं। जहाँ पर बहुत कम करंट होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ करंट को हम मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं। तो हमारे पास जो अमीटर आता है मार्केट में, वो अमीटर जो है वो ज़्यादातर एम्पियर में करंट मेजर करता है, क्योंकि हमारे घर में जो करंट आता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो हमारे घर में करंट आता है वो लगभग एम्पियर में तो होता ही है। इतना छोटा करंट हम नहीं यूज़ कर रहे होते, और जहाँ पर इतना छोटा करंट यूज़ हो रहा होता है उस केस में हमारे पास एक और डिवाइस होता है जिसका नाम आगे मैं आपको बताने वाला था, लेकिन अभी बता देता हूँ। तो वो डिवाइस होता है गैल्वेनोमीटर। कौन होता है, गैल्वेनोमीटर। तो मार्कर थोड़ा सा चल कम रहा है, तो थोड़ा सा कोशिश करूँगा मैं कि थोड़ा आपको दिखे। तो गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस होता है जो कि डिटेक्ट करता है करंट को। ठीक है, इट डिटेक्ट
करंट, ये करंट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, ठीक है। मतलब अगर आपको किसी भी सर्किट में करंट को डिटेक्ट कराना है, छोटा मोटा भी करंट अगर है मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर में, उसको अगर मेजर करना है तो मेजर करने का मतलब ये इनडायरेक्टली मेजर भी करता है, गैल्वेनोमीटर ही अमीटर बनता है आगे जाके। थोड़ा मैं आपको डेप्थ में अगर बता दूं तो गैल्वेनोमीटर जो है वो मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर जो करंट होते हैं, जो बहुत कम करंट होते हैं, उनको मेजर कर सकता है, उनको डिटेक्ट कर सकता है कि हाँ यहाँ करंट है, इतना है, एक तरीके से मेजर करता है मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर करंट को। और इसी को ही हम आगे जाके एमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी में हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे ये गैल्वेनोमीटर ही आगे जाके एमीटर बन जाता है, और एमीटर जो है वो हमको लार्ज करंट, लार्ज वैल्यू ऑफ करंट को जो है वो मेजर करके देता है, ठीक है। तो अभी आप खाली इतना याद रखो, बाकी और ज़्यादा इन डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर किसी वायर में करंट फ्लो कर ही क्यों रहा है, आखिर करंट फ्लो करने के पीछे रीजन क्या है। आखिर जब इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर मक्खी जैसे बना रहे थे, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहे थे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ वायर में जिससे सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागेंगे और एक फ्लो बनेगा, और फ्लो की वजह से क्या बनेगा, करंट बनेगा। उसी को हम समझने वाले हैं। तो उससे पहले इसको नोट करेंगे आप, उसके बाद हम लोग उसको समझने वाले हैं। तो इनडायरेक्टली हम लोग जो है एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। तो एक नया टर्म आने वाला है जिसको कि आपने स्कूल में सुन रखा होगा, नहीं सुन रखा है तो फिर समझ लीजिए एकदम गधे हैं आप, क्योंकि ये वोल्टेज और करंट ये सारी चीज़ें तो आपको डेली लाइफ में सुनने को मिलती ही हैं। तो आखिर वोल्टेज क्या है उसको समझने वाले हम, और वोल्टेज किस तरीके से एक वायर में इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाता है, धक्का मारता है, जिससे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं और करंट हमको मिलता है। इसी चीज़ को हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं और जल्दी से फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो तो समझते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है वोल्टेज, उसको हमको समझना है, ठीक। तो सबसे पहले एक वायर को हम बनाएंगे यहाँ पर। तो वायर किस शेप का होता है, सबको पता है वायर किस शेप का है, सिलेंडर शेप का होता है। तो एक सिलेंडर हमने बना लिया इस तरह से। तो जब भी वायर बनाया जाता है तो सबके दिमाग में इसकी खोखला पाइप जैसा दिखने लगता है, लेकिन ये पाइप नहीं है, ये एक वायर है जो कि सिलेंडर शेप का है, ठीक है। चलिए, अब वायर क्योंकि मेटल का बना होगा और मेटल में ज़्यादातर कॉपर यूज होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। वैसे तो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का सिल्वर, लेकिन अब सिल्वर के वायर तो बनाते नहीं, तो कॉपर के ही वायर ज़्यादातर मार्केट में है। तो अब ये सपोज कर लो कॉपर का वायर है या किसी भी मेटल का वायर है। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। इस तरीके से यहाँ पर हम 2-4 इलेक्ट्रॉन दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रैंडमली मूव करते हैं, कोई इधर तो कोई इधर तो कोई उधर, इधर उधर, ऐसे मतलब किसी का कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई किधर भी मूव कर सकता है। इस तरीके से रैंडम होता है, सब कुछ एकदम रैंडम है, ठीक है। जैसे गैस मॉलिक्यूल होते हैं, गैस मॉलिक्यूल अगर कंटेनर में भर दिए जाएं तो कौन कब किधर जाएगा कोई गेस नहीं कर सकता, रैंडम मूवमेंट होता है, कोई नेट मूवमेंट नहीं होता। सिमिलर उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वायर के अंदर वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, किसी का कोई डायरेक्शन नहीं होता कि कौन किधर जाएगा। लड़ते भिड़ते भी हैं यहाँ पर, सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो हम सबको देख रहे होंगे यहाँ पर कि क्या क्या होता है। अच्छा, ये वायर के अंदर खाली इलेक्ट्रॉन ही थोड़ी ना है, इलेक्ट्रॉन नहीं करता है एटम से। और कॉपर, यहाँ अगर वो कॉपर का वायर है तो कॉपर का एटम जो होगा वो वहीं पर होगा, मतलब ढेर सारे एटम्स भी हैं और एटम्स के अंदर से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, और उनको मूव भी करना है, और एटम बीच में है भी वहीं पर, तो सब लड़ते भिड़ते रहते हैं, आपस में लड़ते हैं, एटम से लड़ते हैं इलेक्ट्रॉन। तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना एक तरीके से इम्पॉसिबल सा है, ठीक है यहाँ पर, ठीक। तो इस केस में यहाँ पर कोई भी करंट हमको वायर में नहीं मिलता है। फिर अचानक से मैजिक होगा अभी और हमको इस वायर में करंट मिल जाएगा। वो मैजिक कैसे होगा, चुटकी बजाएंगे मैजिक हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, कोई भी मैजिक ऐसा होता ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो मैजिक के पीछे साइंस होता है, तो यहाँ पर हम साइंस से समझेंगे कि आखिर इस वायर में करंट फ्लो कैसे करेगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रैंडम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं। अच्छा, मूव कर क्यों रहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल एनर्जी होती है। थर्मल एनर्जी क्या होती है, तो थर्मल एनर्जी जो होती है, थर्मल का मतलब हीट होता है, तो जो रूम टेम्परेचर होता है, जैसे रूम टेम्परेचर भी मान लो जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, 27 डिग्री सेल्सियस है, तो इस केस में क्या होता है, ये जो टेम्परेचर है 25-27, इससे इतनी एनर्जी जनरेट हो जाती है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो मूव करते रहता है। तो जब मूव करता है तो बोलते हैं थर्मल एनर्जी से वो रैंडमली मूव कर रहा है। अब होगा क्या, अब क्योंकि रैंडम मूव कर रहा है तो कोई करंट नहीं बन रहा होगा, तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जुगाड़ लगाते हैं। हम कुछ ऐसा करेंगे, जैसे मान लो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इधर से ऐसे धक्का मारा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे धक्का मारेंगे, ऐसे इनको हम पुश करेंगे, धक्का मारेंगे, चलो आगे। जब इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे पुश करोगे, ऐसे धक्का मारोगे, तो अभी भी उनका मोशन रैंडम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि अब वो आपके धक्का मारने से कहेंगे चलो हम लोग चलते सीधे सीधे चलते, ऐसा नहीं है। धक्का जब आप मारोगे, जब आप पुश करोगे,
उस केस में क्या होगा, जैसे ही आप पुश करोगे तो उस केस में ऐसा होता है कि अभी भी रैंडम मूव करेंगे, लेकिन अब क्योंकि आप लगातार इनको धक्का मार रहे हो, पुश कर रहे हो, तो लगातार ये रैंडम मूव करेंगे जरूर, लेकिन धीरे 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 करते हुए आगे भी शिफ्ट होते रहेंगे। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब दूसरा पिक्चर इसका देखो जरा, तो इसका दूसरा पिक्चर मैं नीचे बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, जैसे मान लो ये हमारे पास ये इस तरह से, ये सब जो ब्लैक ब्लैक बना रहे हैं ये सब कॉपर के एटम्स हैं, ठीक है। किसके एटम्स हैं, कॉपर के एटम्स। और एटम्स कोई भी तरीका नहीं है अरेंज होने का, चाहे जैसे वो अरेंज हो सकते हैं इस तरीके से। हम यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है, बस जैसे जैसे जहाँ जहाँ बन पा रहा है मैं बना दे रहा हूँ। अब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है, आपने इसको धक्का मारा, तो जैसे ही आप इसको धक्का मारोगे तो धक्का मारने से क्या होगा, ये पहले से ही रैंडम मूव कर रहा था, तो ऐसे इधर लड़ा होगा, उधर लड़ा होगा, इधर लड़ा होगा, उधर लड़ा होगा, ऐसे ऐसे करते 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 आप देखोगे लड़ता भिड़ता इस तरीके से ये थोड़ा 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 करके ऐसे आगे बढ़ता रहेगा इस तरीके से, ठीक है, ऐसे इधर उधर उधर इधर करता हुआ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ था, ये अब कहाँ है, अब यहाँ है। तो इस तरीके से लड़ता भिड़ता आगे जरूर बढ़ा है। तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे ये पाइप है, पाइप में पानी बह रहा है, आप धक्का मारोगे तो पानी आराम से बह जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन को सारे मेटल के एटम्स जो होंगे उनके बीच में से घुसते हुए निकलते हुए ऐसे बड़ी मशक्कत करते हुए लड़ते भिड़ते निकलना होगा, तो वो सीधे थोड़ी ना निकल पाएगा। सारे एटम्स लाइन से बैठे होंगे सामने, तो उनके बीच में जहाँ जहाँ उसको गैप मिला होगा वहाँ से लड़ता भिड़ता आगे बढ़ेगा, ठीक है। और आगे बढ़ने का मतलब ही नहीं लगातार आगे बढ़ता है, कई बार लटक के पीछे भी आता है, लड़ भिड़ के फिर धीरे 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 आगे बढ़ता है, तो उसका मूवमेंट ऐसे होगा। तो अगर आप देखो ध्यान से तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक मूव कर चुका है, भले ही रैंडम डायरेक्शन कर रहा था लेकिन एक नेट मूवमेंट उसका बना है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करा है यहाँ से वहाँ तक, तो हम इसको जो है इसको हम आगे बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। इस चीज़ को बोला जाता है 12th में ड्रिफ्टिंग। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ड्रिफ्ट करता है, घसीट के चलता है, लड़ते भिड़ते एटम से घसीट के आगे बढ़ता है, इस चीज़ को ड्रिफ्टिंग बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे मूव करता है, ठीक है। उसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है वीडी, और वीडी जो होती है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इस वीडी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है और इस वजह से हमको वायर में करंट मिलता है। लेकिन अब सवाल आता है कि इलेक्ट्रॉन को ये पुश करेगा कौन, ये धक्का मारेगा कौन, और वो मूव करेगा कैसे, ऐसे धक्का कौन मार रहा है आखिर उसको। हम तो धक्का मार नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमको दिखाई नहीं देता, और हम वायर में धक्का कैसे मारेंगे, इलेक्ट्रॉन को धक्का कैसे लगेगा और वो कैसे मूव करेगा। वो तो चार्ज पार्टिकल है, उसको हमसे कोई मतलब ही नहीं है। चार्ज पार्टिकल को चार्ज से मतलब होता है, हम न्यूट्रल पार्टिकल उसको कैसे धक्का मार सकते हैं। अरे तुम ही सोचो, देखो होता क्या है कि जो चार्ज पार्टिकल होता है उस पर फोर्स लगाने वाला भी चार्ज पार्टिकल ही होता है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, हम तो उस पर फोर्स लगा नहीं सकते, तो उस केस में हम यहाँ पर कुछ तरकीब लगाएंगे, और वो तरकीब का ही नाम क्या है अगला, वोल्टेज। उसी का ही नाम क्या है, वोल्टेज, और इसका दूसरा नाम है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चाहे आप वोल्टेज बोलो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। और इसके लिए जो सिंबल यूज़ करेंगे हम, ये वो क्या है सिंबल, वो सिंबल है V। तो V जो सिंबल है वो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस के लिए होता है, और इसी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्जेस हैं, उनके ऊपर फोर्स लगता है, और इसी फोर्स की वजह से वायर में करंट फ्लो करता है। तो अब हम इसी चीज़ को समझने वाले हैं कि आखिर ये है क्या चीज़ पोटेंशियल। तो उससे पहले आप इसको देख लो एक बार, बाकी मैं इसको रब करूँगा। क्या इसमें नोट करोगे आप, ये चीज़ें जो समझने वाले थे, जल्दी से इसको रब करके हम पोटेंशियल डिफरेंस वाली कहानी को समझते हैं कि आखिर ये पोटेंशियल डिफरेंस किस चीज़ का नाम है, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एनालॉजी हम लोग करेंगे और उससे समझने वाले हैं चीज़ों को। तो समझेंगे यहाँ पर, जैसे ये हमारे पास एक टंकी है, ठीक है, चलिए, और इस टंकी के अंदर टैंक है, इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है इस तरीके से, ठीक, पूरा नहीं भरा है, थोड़ा सा मैंने खाली छोड़ दिया इधर, ठीक है। और इधर हमारे पास एक दूसरा टैंक है, और इसके अंदर भी हमने थोड़ा सा वाटर भर रखा है इस तरीके से, थोड़ा सा भर दिया यहाँ पर, इसको खाली नहीं छोड़ा है, ठीक है। और दोनों को हमने ऐसे यहाँ से एक पाइप के थ्रू दोनों को आपस में कनेक्ट कर रखा है, ठीक, पाइप लगाया और दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया आपने, ठीक है। चलिए, अब इसमें जो वाटर भरा है वो कितनी हाइट तक भरा है, इसमें जो वाटर भरा है वो हाइट H1 हाइट तक भरा हुआ है, ठीक है। और इसमें जो वाटर भरा है उसकी हाइट कितनी है, H2 है, ठीक। ये अपना टैंक 1 और ये अपना टैंक 2, ठीक। और दोनों को हमने पाइप से, एक पाइप लगाया हमने यहाँ पर, और दोनों को हमने आपस में क्या किया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा जरा आप समझने की कोशिश करो। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सिस्टम लगाते हैं जिससे कि हम इसको बंद चालू कर सकें। मतलब यहाँ पर आप समझ लो, हमने एक तरीके से यहाँ ऐसा जुगाड़ किया हुआ है जिससे मैं यहाँ जब चाहूँ इधर से उधर पानी का फ्लो रोक सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ, वाटर को फ्लो होने से रोक दे सकता हूँ। तो होगा क्या, आपको पता क्या है, आपको पता है कि यहाँ से
जैसे ही आप दोनों टंकी को कनेक्ट करोगे, ऐसे आपस में दोनों टैंक को कनेक्ट करोगे, और ये जो आपने सिस्टम लगाया है इसको जैसे ही आप खोलोगे, जैसे इसको ओपन करोगे, तो आपको पता है कि इधर से पानी जो है वो फ्लो करता हुआ इस वाले टैंक में जाएगा। ये सबका दिमाग कहता है, इसको करने की भी जरूरत नहीं है, इसे देख के आप बता सकते हो, इस चीज़ को महसूस कर सकते हो। ठीक है, तो टंकी जो 1 है उससे पानी टंकी 2 में जाने वाला है, टैंक 1 से टैंक 2 में पानी का फ्लो होने वाला है। बोलो इतना समझ में आ रहा है? इतना तो सबको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो टैंक 1 से वाटर का फ्लो होगा टैंक 2 में होगा, और कब तक होगा ये आप समझ रहे हो? जब तक दोनों का जो लेवल है H1 H2 जो है ये आपस में क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। H1 H2 बराबर H होगा आगे जाके। ठीक है, मतलब क्या है, H1 और H2 आपस में जाके H होंगे। H का मतलब इसमें लेवल धीरे धीरे कम होगा, और इसमें से पानी इसमें जा रहा है, जिसका लेवल धीरे 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 बढ़ेगा, और एक समय आएगा दोनों का हाइट बराबर हो जाएगा, उसको मैं बोला हूँ H। और जैसे ये होगा उस केस में आप देखोगे, भले ही पाइप लगी, भले ही मैंने यहाँ से सिस्टम खोल रखा है, लेकिन इसके अंदर से वाटर उसमें नहीं जाएगा और उसके अंदर से वाटर इसमें नहीं आएगा, क्योंकि दोनों तरफ लेवल बराबर हो चुका है। अब इसी सेम एनालॉजी को हम लोग लगाएंगे वायर में और समझने वाले वहाँ पर, लेकिन उससे पहले यहाँ समझो, यहाँ वाटर का फ्लो इधर से उधर ही क्यों हुआ, इधर H1 हाइट से H2 हाइट की तरफ ही क्यों हुआ? तो ये आप कहोगे ये तो कॉमन सा सेंस है, ये कॉमन सेंस है, इसमें तो कोई भी बता सकता है, इसके अंदर ज़्यादा पानी था, इसके अंदर कम पानी था, तो हमेशा जो है पानी जो है ज़्यादा पानी मतलब ज़्यादा इधर होगा, उधर से कम की तरफ फ्लो करेगा, इधर ज़्यादा हाइट थी उधर कम हाइट थी, इसलिए बराबर हुआ। लेकिन एक्चुअल अगर इसका रीजन समझने की कोशिश करें तो इसके रीजन में ही वो चीज़ छुपी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस, और उसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो आप समझो यहाँ पर, तो देखो होता क्या है कि जो वाटर यहाँ पर ज़्यादा हाइट पे है, तो ज़्यादा हाइट पे होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। पीई मतलब पोटेंशियल एनर्जी। 9th में आपने सीखा है 2 तरह की एनर्जी, 3 तरह की एनर्जी सीखा होगा, पोटेंशियल एनर्जी, कैनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी। ठीक है, दोनों का सम जो होता है कैनेटिक और पोटेंशियल का, उसको हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादातर ऑब्जेक्ट के कन्फिगरेशन या उसकी पोजीशन की वजह से आती है। तो यहाँ पर क्योंकि वाटर की पोजीशन, वाटर की हाइट ज़्यादा है, तो हाइट की वजह से आता है पोटेंशियल एनर्जी, mgh। आपको पता है जितनी ज़्यादा हाइट उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पर होंगे उनकी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, और यहाँ जो वाटर के मॉलिक्यूल है क्योंकि हाइट कम है, इस लेवल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, इस लेवल से देखा जाए तो इसकी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, इसकी कम पोटेंशियल एनर्जी, कम हाइट कम पोटेंशियल, ज़्यादा हाइट ज़्यादा पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, तो ज़्यादा और कम को आपस में कनेक्ट किया मैंने, तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा, इसका पोटेंशियल कम, दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस है। और जैसे ही पोटेंशियल का डिफरेंस आया वैसे ही वाटर उधर से फ्लो करके इधर आया, ताकि दोनों तरफ का पोटेंशियल इक्वल हो जाए। ठीक है, तो अब जैसे ही पोटेंशियल इक्वल होगा तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। इधर का पोटेंशियल अगर इक्वल हुआ तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, दोनों बराबर हो गए, तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस 0, और आप देखोगे वाटर का फ्लो रुक जाएगा। मतलब वाटर तभी फ्लो कर रहा है जब पोटेंशियल का डिफरेंस है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा तो वाटर फ्लो कर रहा है, और अगर डिफरेंस 0 है तो वाटर फ्लो नहीं कर रहा है। अब सेम वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो रही है। देखो वोल्टेज का ही नाम लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वायर में दोनों जो टर्मिनल होंगे, ये जो अपने पास वायर है इसके जो दोनों टर्मिनल होंगे, इस दोनों टर्मिनल के बीच में मेरे को क्या डेवलप करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। शुरू में वायर में करंट फ्लो नहीं कर रहा था, जब शुरू में वायर में करंट फ्लो नहीं कर रहा था तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि वायर के अंदर जो दोनों टर्मिनल होंगे, इन दोनों टर्मिनल का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। सिमिलर वैसे जैसे ऐसे समझ लो दोनों टंकी में बराबर पानी है और दोनों को पाइप से कनेक्ट कर दिया, तो करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम था। सिमिलर उसी तरीके से वायर में करंट फ्लो क्यों नहीं कर रहा है, इसका मतलब वायर में दोनों टर्मिनल जो है, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, इन दोनों का पोटेंशियल सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इस वजह से करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो अब हम कैसे करंट को फ्लो कराएंगे, एक में टंकी में ज़्यादा पानी, एक में कम पानी, एक में पोटेंशियल ज़्यादा, एक का पोटेंशियल कम, तो हम क्या करेंगे, एक साइड का पोटेंशियल हाई करेंगे, हाई मतलब पॉजिटिव, और एक साइड का पोटेंशियल लो करेंगे, लो मतलब नेगेटिव। ठीक है, तो एक साइड का पोटेंशियल पॉजिटिव, ऐसे पॉजिटिव मतलब ज़्यादा हाइट ऐसे समझ लो, और एक साइड का पोटेंशियल लो करेंगे, नेगेटिव मतलब लो। जैसे ही पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, जैसे यहाँ पर हाइट का डिफरेंस आया तो वाटर का फ्लो हुआ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ऐसे ही जैसे वायर में पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा तो करंट का फ्लो होगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यहाँ पर एक करंट का फ्लो दिखेगा आपको प्लस से माइनस की तरफ, और ये जो होगा ये किसका फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा। तो यहाँ पर हमको एक करंट मिलेगा, सेम उसी तरीके से जैसे यहाँ वाटर का फ्लो था, वाटर करंट, ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, चार्जेस का फ्लो होगा, और मेरे को इलेक्ट्रिक करंट मिलने वाला है। ठीक है, और वही करंट मेरे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये थोड़ी सी कहानी को मैंने इससे कनेक्ट करने की कोशिश करी, पता ना आप कितना कनेक्ट कर पाए कि नहीं कर पाए, लेकिन मैंने कोशिश पूरा करा यहाँ पर। ठीक है,
तो अब इस चीज़ को हम थोड़ा और डेप्थ में समझने वाले हैं, ये पॉजिटिव निगेटिव कैसे आएगा वायर में। तो क्या वायर ऐसे रखा होगा तो हम वायर को ऐसे टेढ़ा कर देंगे, ये ज़्यादा हाइट ये कम हाइट, इलेक्ट्रॉन ऐसे ढूल के नीचे आ जाएंगे? तो ऐसे नहीं होता, ये पानी नहीं है, ये थोड़ा सा उससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ बस, एकदम सिमिलर वैसे थोड़ी ना। तो यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव कैसे आएगा, तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, इसके लिए आपको यूज़ कर लेना है एक सेल या बैटरी। तो यहाँ पर हम यूज़ कर ले रहे हैं सेल। तो जैसे ही हम सेल कनेक्ट करेंगे, अब ये कैसा सेल है, तो देखो फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर जो सेल होता है उसका जो तरीका होता है बनाने का वो ये तरीका है, एक छोटा सा इलेक्ट्रोड ऐसे और एक बड़ा सा इलेक्ट्रोड आपको बनाना होता है इस तरीके से, ठीक है, अरे बन जाओ। तो यहाँ पर एक बड़ी सी इलेक्ट्रोड और एक छोटा सा इलेक्ट्रोड आप यूज़ करते हो, बड़ा वाले को प्लस बोला जाता है और छोटे वाले को माइनस बोला जाता है। अरे कोई भी सेल आप देखे होंगे, दुकान से खरीदे होंगे जरूर, रिमोट की बैटरी में आपके सेल लगता होगा, या आपको कोई खिलौना होगा, टॉय कार होगी तो उसके अंदर खिलौने में अंदर आपने देखा होगा एक बैटरी या सेल लगता है, ठीक है। सेल बैटरी में फर्क होता है वैसे, तो सेल में आपने देखा होगा एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव होता है, नहीं देखा है तो जाकर देखो एवरेडी, ड्यूरासेल, ये जो सेल मिलते हैं मार्केट में उसमें एक तरफ पॉजिटिव तरफ निगेटिव होता है। तो वो पॉजिटिव निगेटिव एक्चुअल में क्या चीज़ है, वो पोटेंशियल है, वो कैसे बना उस बैटरी के अंदर उसमें मत जाओ, बस इतना याद रखो कि हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिसके पास खुद पोटेंशियल डिफरेंस है पहले से, और वो हथियार है सेल, बैटरी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वायर के दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लाना था। तो अब क्या करेंगे, हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे सेल से। अब जो पॉजिटिव से कनेक्ट होगा उसका पोटेंशियल हायर हो जाएगा, जो निगेटिव से कनेक्ट होगा उसका पोटेंशियल लोअर हो जाएगा, और इस तरह से वायर का दोनों टर्मिनल को पोटेंशियल का डिफरेंस मिलेगा, और जैसे डिफरेंस मिलेगा इलेक्ट्रॉन को धक्का लगेगा, और इलेक्ट्रॉन को जैसे ही धक्का लगेगा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो चार्जेस के फ्लो से क्या बनता है, फ्लो रेट ऑफ चार्ज से बन जाएगा करंट, तो मेरे को करंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि जो सेल है वो आपका हम मैजिक की तरह वर्क कर रहा है, ये सेल ही है जो पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पर क्रिएट करा रखा है। अब सेल ये कैसे करता है उसको हम लोग समझेंगे, और उसी में आएगा डेफिनेशन अपना पोटेंशियल डिफरेंस का, और ये पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी यहीं पर आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाला है। मेरा यकीन है कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाने वाली है, ठीक है। तो चलो इसको समझते हैं कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहीं पर हम समझाने की कोशिश करेंगे, तो इसको सेल बोलते याद रखना, ठीक है। चलिए, छोटा टर्मिनल निगेटिव होता है और बड़ा टर्मिनल जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अब आपको पता है कि ये जो वायर है इसके अंदर कौन बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं। तो ये मैं जो डॉट डॉट दिखा रहा हूँ ये कौन है, वायर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है इस तरीके से, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन में वायर के अंदर दिखा दे रहा हूँ, चलो, और ये इलेक्ट्रॉन इधर डॉट से दिखा रहे हैं, अंदर इलेक्ट्रॉन लिख दिया, बाहर डॉट डॉट दिख रहा है, ठीक है। चलो, कई लोग समझते हैं कि ये वायर है और ये पाइप लगा दिया, तो ये वायर पाइप से हमसे क्या मतलब, हम करंट के बारे में पढ़ रहे हैं, वहाँ पानी फ्लो कराना है हमको, ये पाइप नहीं है, ये पूरा वायर ही है। आप कहूँगा इतना वायर मोटा कैसे हो गया, तो ये मैंने जूम किया है चीज़ों को समझाने के लिए, हम थोड़ा सा यहाँ वायर को मोटा कर रहे थे, इससे पतला वायर बनाए तो मन घुस के थोड़ी समझते हैं हम चीज़ों को, तो हमने जूम किया है वायर को ताकि आपको चीज़ों को समझा सके आराम से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर होगा क्या, आपको देखो यहाँ समझना है, इसको अलग तरीके से समझो, एक तरीके से सस्ता तरीका जो है पहले उसे समझ लेंगे। तो यहाँ पर ये निगेटिव टर्मिनल है, और इलेक्ट्रॉन जो है आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, उस पर भी निगेटिव चार्ज है, और फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलता है कि सेम टाइप के चार्जेस रिपल करते हैं, निगेटिव निगेटिव, अगर ये दोनों निगेटिव है तो दोनों एक दूसरे को ढकेलते हैं, ढकेलेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, ये जो निगेटिव टर्मिनल है ये इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ऐसे ढकेल रहा होगा, ऐसे चलो धक्का मारता है इस तरीके से, तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे पुश मिलता है, ठीक है। तो ये टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, वो उसको धक्का मारेगा, वो उसको, इस तरीके से इधर से पुश हो रहा है, और इधर से जब एक दूसरे को ढकेला जाएगा तो तुम जरा ध्यान से देखो, इधर टर्मिनल पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या करता है, निगेटिव चार्ज को खींचता है, इधर से इलेक्ट्रॉन को पुल किया जा रहा होगा, ऐसे खींचा भी जा रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को निगेटिव टर्मिनल पुश करेगा और इधर से पुल होगा, इधर से धक्का मारा जाएगा और इधर से खींचा जाएगा, निगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा उधर से और पॉजिटिव इधर से उसको खींच लेगा, निगेटिव ढकेलेगा और पॉजिटिव इधर से खींच लेगा, इधर से लात मारो और इधर से गले लगा लो, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है, कोई बात नहीं, हमें करंट मिल जाएगा, आइए देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को इधर से धक्का लगेगा, इधर इलेक्ट्रॉन आके पॉजिटिव टर्मिनल पे इकट्ठा होगा। तो लेकिन यहाँ पर एक समस्या क्या है जरा समझो, आपको लग रहा है ठीक 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 सब कुछ सही चल रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बन चुका है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो से करंट बन जाएगा, वायर में करंट मिल जाएगा, आपको बहुत खुशी हो रही होगी, लेकिन ये पल भर की खुशी है। क्यों? जैसे यहाँ समझो, यहाँ पर ज़्यादा हाइट था इसलिए पानी ज़्यादा था, यहाँ कम हाइट था पानी कम था, तो यहाँ से इस ट्यूब में से पानी का फ्लो कब होगा, जैसे ही आप इसको खोलोगे तो पानी का फ्लो कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों का हाइट बराबर नहीं हो जाता। तो दोनों का हाइट तो तुरंत मतलब कुछ समय बाद तो बराबर हो जाएगा, इसमें ज़्यादा पानी इसमें कम पानी, इसमें से पानी फ्लो करते 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 उसमें एक टाइम पे बराबर हो ही जाएगा।
और जैसे ही बराबर होगा उस केस में क्या होगा, बराबर होते ही इसमें से उसमें पानी का फ्लो हो जाएगा बंद। यहाँ पर भी क्या सिचुएशन होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे धक्का खाता 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 पॉजिटिव की तरफ आएगा, तो इधर से इलेक्ट्रॉन भागते भागते पॉजिटिव की तरफ आएंगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन भागते भागते अगर पॉजिटिव की तरफ आ गए तो फिर उधर कौन रह गया, मतलब ऐसे जैसे इधर से अगर भागते 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 सारे पानी के मॉलिक्यूल इधर भागेंगे और दोनों तरफ लेवल बराबर हो जाएगा, उस केस में अब तो पानी का फ्लो बंद हो जाएगा। तो हम इसको फिर कैसे मेंटेन करें, तो इसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक तरकीब है। देखो, अगर यहाँ से पानी पूरा चल के इधर आ गया, बराबर हो गया हाइट, तो पानी का फ्लो रुक जाएगा। हम चाहते हैं पानी लगातार इसमें ट्यूब में से फ्लो करता है, हम चाहेंगे लगातार इलेक्ट्रॉन का फ्लो बना रहे और करंट बनता रहे। तो इस केस में क्या करोगे आप, तो इस केस में आपको थोड़ा सा तरकीब लगाना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मोटर डाल देंगे। ये हमने लेके आया एकदम चमत्कारी मोटर, कहा है ये मोटर, और इस मोटर में से एक पाइप डाल कैसे वापस इसमें डाल दिया, मोटर में से एक पाइप निकाला और वापस डाल दिया इसमें। ठीक है, अब क्या होगा, अब जैसे ही मोटर इसमें डुबाओगे आप, ये मोटर नीचे यहाँ से खुला है, ठीक है। अब मोटर क्या करेगा, जैसे इसमें से पानी फ्लो करके इसमें क्यों आ रहा है, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो ऑटोमेटिक पानी इसमें से उसमें फ्लो करके आएगा। जैसे इसमें आएगा ये मोटर पानी को खींचेगा और खींच के वापस किसमें डाल देगा, खींच के वापस मोटर पानी किसमें डाल देगा, इसमें डाल देगा। फिर इसमें पानी ज़्यादा हो जाएगा, इसमें कम, तो फिर इसमें से फ्लो करके जाएगा, फिर उसमें जाएगा, फिर मोटर खींच के फिर इसमें डाल देगा, फिर इसमें ज़्यादा हो जाएगा, फिर इसमें कम, फिर ऐसे करते 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 जो फ्लो है वाटर का वो बना रहेगा। तो यहाँ पर जो फ्लो रहेगा वाटर का वो मेंटेन रहेगा इस तरह में, इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इस डायरेक्शन से वाटर का फ्लो बनता रहेगा और वाटर करंट मेरे को मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा एनर्जी खर्च करनी पड़ी, थोड़ा सा वर्क कराना पड़ा है। कैसे, अगर मैं यहाँ पर मोटर ना लगाता तो पानी अपने आप फ्लो करता, इधर से उधर फ्लो करता, फिर रुक जाता, बिना किसी खर्च के अपने आप काम होता। लेकिन अब मेरे को क्योंकि लगातार फ्लो बनाए रखना है, तो इस केस में यहाँ पर मेरे को मोटर रखना पड़ा। मोटर यहाँ से वाटर को खींच के यहाँ वापस भेजेगा और इसमें मोटर की एनर्जी खर्च होगी, इसमें मोटर वर्क करेगा। अब ये मोटर यहाँ पर वर्क करेगा और यहाँ से वर्क करके इसको फिर पोटेंशियल को बढ़ाएगा और फिर जाके यहाँ पर इस तरीके से मेंटेन होगा आपका फ्लो। और सेम वही काम यहाँ पर कौन कर रहा है, मोटर का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, सेल। इलेक्ट्रॉन को इधर से खींच के इधर कौन लाता है, ये इधर से खींच के इधर सेल लाता है, और मतलब ऐसे बोल दो कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर तो अपने आप आ जाता है, इधर से धक्का लगता है उसको, इधर से खींचा जाता है, तो ये इधर से वापस अपने आप इलेक्ट्रॉन चल के निगेटिव से पॉजिटिव तक तो आ जाता है। लेकिन अब पानी इसमें से इसमें अपने आप आ सकता है, लेकिन इसमें से उसमें कैसे जा सकता है, सोचो इसमें तो कम है उसमें ज़्यादा है, तो कम से ज़्यादा में कैसे जाएगा, तो मोटर लगाना पड़ेगा, मोटर खींच के ले जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल धक्का मारा और पॉजिटिव टर्मिनल खींच लिया। अब तुम सोचो अगर सारे इलेक्ट्रॉन चल के इधर आ जाएंगे तो उधर इलेक्ट्रॉन खाली, उधर से फ्लो बंद, अब कोई आएगा ही, अरे कुछ चल के इधर आ गए, सारे लोग चल के इधर आ गए तो उधर खत्म। तो मेरे को ऐसा करना होगा कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला था पहले वो ऐसे जाए, इधर आए और इसको वापस वहीं भेज दूँ, मैं वापस भेज दूँ तो फिर आए, फिर इधर आए, फिर वापस भेज दूँ वहीं। ऐसे करते करते सारे इलेक्ट्रॉन उधर से इधर आए और सबको इसमें से आर पार करके उधर भेज दूँ और फिर ऐसे 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 करते 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 एक फ्लो बना रहे। पानी इसमें से इसमें आए, फिर मैं उसमें डाल दूँ मोटर से, फिर इसमें आए, फिर डाल दूँ, फिर आए, फिर डाल दूँ, इस तरीके से फ्लो बना रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ समझो जरा, जैसे प्रॉब्लम को समझो, जैसे कि पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जब उधर से, यहाँ इलेक्ट्रॉन था, इस पर माइनस था, इस पर प्लस था, इलेक्ट्रॉन पे भी कौन सा चार्ज है, माइनस, तो माइनस को माइनस धक्का तो मारेगा, तो वो उधर से तो धकेल के अपने मने आएगा उधर से इधर। लेकिन जब इधर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, समझो जरा, जब इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है, जो उधर से धक्का खाया और घूम कर इधर आया, अब इसको वापस पहुंचाना है वहाँ पर। जैसे ये पानी इसमें से इसमें बह के आया, इसको वापस उसमें नहीं पहुंचाएंगे तो एक समय लेवल बराबर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन उधर से इधर आया, इसको वापस वही नहीं पहुंचाऊंगा, यहाँ पर नहीं पहुंचाऊंगा, तो फिर करंट का फ्लो रुक जाएगा। लेकिन अब तुम समझो जरा, जब इसको तुम उधर ले जाओगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक तो खींचेगा, अब जैसे तुम इसको ऐसे ढका के आगे ले जाने की कोशिश करोगे यहाँ पर, तो वैसे ये पॉजिटिव उसको खींच लेगा, कहाँ जाना ना जा। और ये निगेटिव जो है, ये जो निगेटिव टर्मिनल है, ये इस इलेक्ट्रॉन को इधर आने ही नहीं देगा, ढकेलेगा, निगेटिव निगेटिव में रिपल्सन होगा, ढकेलेगा और ये खींचेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को इधर आने में प्रॉब्लम होगी। तो इसको कोई खींच के इधर लेके आए, इसको कोई खींच के इधर लेके आए, ये पानी को कोई खींच के उसमें डाले, तो ये कौन काम करेगा यहाँ पर, इस पॉइंट ए से इस पॉइंट को बोल दो ए, और इस पॉइंट को बोल दो बी। तो इलेक्ट्रॉन को ए से बी तक मेरे को खींचना पड़ेगा, ये पॉजिटिव उसको उधर खींच रहा होगा, मेरे को इधर लाना, और निगेटिव उधर ढकेल रहा होगा, मेरे को खींच के इधर लाना। तो पॉजिटिव निगेटिव बीच में इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ है, मेरे को उसको खींच के ए से बी तक ले जाना है। अब ये जो काम होगा, ए से बी तक इलेक्ट्रॉन को ले जाने वाला, इलेक्ट्रॉन को ए से बी तक अगर ले जाना है, तो ये कौन लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन को ए से बी तक, ये जो वर्क होगा ये कौन करेगा, ये खींच के कौन ले जाएगा, ये ले जाएगी आपकी बैटरी या सेल। अब ये जो बैटरी जो वर्क करेगी,
ये जो बैटरी अपनी एनर्जी खर्च करेगी वही एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में हमको सेल के अंदर स्टोर फॉर्म में दिखाई देती है, और वही पोटेंशियल एनर्जी है जिसकी वजह से करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है। तो एक तरह से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, आप समझ सकते हो यहाँ पर, और उसी एनर्जी के ट्रांसफर से यहाँ पर करंट हमको मिलता है। ठीक है, नहीं समझ में आया? अब देखो इलेक्ट्रॉन को ऐसे वहाँ से वहाँ ले जाने में बैटरी वर्क कर रही है, और ये जो वर्क हो रहा है इसी को अगर हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर, तो अब एक इलेक्ट्रॉन को बैटरी थोड़ी लेता है कि एक इलेक्ट्रॉन, जैसे 1 एम्पीयर करंट अगर होता है तो 1 एम्पीयर करंट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने दिखाया था 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे होते हैं। वो तो 1 एम्पीयर में था, ठीक है, 1 एम्पीयर मतलब 1 कूलम चार्ज में था। इसे 10 एम्पीयर होंगे 10 कूलम चार्ज होंगे, तो कितना चार्ज बैटरी इधर उधर ले जाएगी, मान लेते सपोज करते हैं बैटरी कितना चार्ज को ले जा रही है, क्यू चार्ज को ले जा रही है, और कितना वर्क करेगी क्यू चार्ज ले जाने में, ए से बी में, मान लेते हैं डब्ल्यू वर्क करेगी, डब्ल्यू ए बी बोल रहे हैं उसको, क्योंकि ए से बी ले जा रही है। ठीक है, तो बैटरी चार्ज को ए से बी तक ले जा रही, और ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क करी है डब्ल्यू, और कितना चार्ज ले गई है, क्यू चार्ज को ले गई है। ठीक है, तो जो यूनिट चार्ज होगा, यूनिट चार्ज 1 कूलम चार्ज होगा, उसको ले जाने में कितना वर्क करेगी, तो यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्क होगा वो होगा डब्ल्यू ए बी बाई क्यू। अगर ए बी आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो ए बी को हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को जगह बनानी पड़ेगी थोड़ी सी, तो यहाँ पर हम इसको रफ कर लेते हैं, जिससे मैंने एनालॉजी दिखाया था उसको मैं रफ कर लेता हूँ, और यहीं पर हम उसको थोड़ा सा समझाते हैं, नीचे समझाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला, जो वर्क अगर क्यू चार्ज को ले जाने में बैटरी ने डब्ल्यू वर्क किया है, डब्ल्यू ए बी होगा, उसको डब्ल्यू लिख रहा हूँ, तो यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना वर्क होगा, तो यूनिट चार्ज को ले जाने में डब्ल्यू बाई क्यू वर्क होगा, डब्ल्यू बाई क्यू, और यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना वर्क बैटरी कर रही है वही वर्क जो होता है वही अपना होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि जिन दो पॉइंट के बीच में बैटरी या सेल जो है वो चार्जेस को फ्लो करा रही है, मूव करा रही है, क्यू चार्ज को ले जाने में वर्क कर रही है, उसी यूनिट वर्क को, यूनिट चार्ज को ले जाने में जो किया गया वर्क है उसे ही हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब हम इस चीज़ को V लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को V से लिखा जाता है, V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। मतलब अगर क्यू चार्ज को ले जाने में डब्ल्यू वर्क हो रहा है तो यूनिट चार्ज को ले जाने में डब्ल्यू बाई क्यू, क्यू चार्ज को डब्ल्यू वर्क और यूनिट चार्ज को क्यू से डिवाइड मार देंगे, डब्ल्यू बाई क्यू। और यूनिट यहाँ याद रखना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज से डेफिनेशन बनाई गई है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट मतलब 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज। तो डेफिनेशन जो बनाई गई है वो 1 कूलम के लिए बनाई गई है कि 1 कूलम के यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, वैसे टेस्ट चार्ज होता है वो टेस्ट चार्ज उसको हम बोलते हैं, वो आगे आपको सीखना है, 12th में सीखना है, लेकिन अभी इतना तो याद रखो कि यूनिट, यहाँ तो दिखा रहा हूँ मैं इलेक्ट्रॉन को ले जा रहा हूँ, अगर आप पूछोगे तो यहाँ पर तो हम किसको ले गए थे, कौन है, यहाँ पर हम किसको ले जा रहे हैं, ए से बी तक इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं। ठीक है, तो ए से बी हम इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहे हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्ट के लिए होता है। ठीक है, और करंट भी इसी की वजह से बनता है, लेकिन हमने जो डेफिनेशन बनाई हम सब कुछ पॉजिटिव लेके चलते हैं, पॉजिटिव बी पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव से हमने बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज को इमेजिन, हम जब डेफिनेशन बनाते हैं तो हम पॉजिटिव चार्ज की डेफिनेशन बनाए कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होगा, वो जो वर्क डन होगा उसे ही हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट। ठीक है, मतलब जिन 2 पॉइंट के बीच में आप क्यू चार्ज को उठाकर लेके जा रहे हो, यानी क्यू चार्ज को आपको अगर डिवाइड मार देते हो तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जितना वर्क होता है उसको हम लोग बोलेंगे V। तो ये सिंपली आपको V होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और बैटरी के ऊपर उसका पोटेंशियल ऐसे लिखा होता है V कि हाँ 1.5 वोल्ट या 12 वोल्ट, इस तरीके से बैटरी के ऊपर लिख के आता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस लिख के आता है। ठीक है, तो ये था पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ से हम इसके SI यूनिट की बात करेंगे, तो इसका SI यूनिट यहाँ से निकाल सकते हो, तो इसका यूनिट हो जाएगा जूल, और वर्क का यूनिट होता है जूल, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और जूल बटे कूलम हम बोल सकते हैं, इसी को आगे जाके वोल्ट बोला जाता है, इसी को आगे जाके क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस या जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज में वोल्ट खुद ही है, वैसे वोल्ट किसी साइंटिस्ट का नाम है एलेसैंड्रो वोल्टा, जिन्होंने सबसे पहली सेल या बैटरी जो है सेल डिज़ाइन करा था इन्होंने, जो कि वर्क किया था, पहली बार करंट सेल से डेवलप किया गया था, उस सेल को एलेसैंड्रो वोल्टा ने डिज़ाइन किया था। इसलिए यहाँ पर हम वोल्टेज के लिए सेल के सम्मान में, रेस्पेक्ट में यहाँ पर हम वोल्ट यूज़ करते हैं। तो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज, उसका SI यूनिट वोल्ट होता है, और वोल्ट क्या है, जूल बटे कूलम होता है। अब यहाँ से 1 वोल्ट क्या होगा, तो 1 वोल्ट अगर लिखना है आपको तो यहाँ पर 1/1 होगा 1, तो 1 जूल बटे 1 कूलम। मतलब यहाँ से अगर आप 1 वोल्ट की डेफिनेशन बनाते हो तो 1 वोल्ट का मतलब अगर 1 कूलम के यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव
टेस्ट चार्ज, ये 3 चीज एग्जाम में आप लिख दिए तो एग्जामिनर एकदम खुश ही हो जाएगा। ठीक है, यूनिट चार्ज होना चाहिए यानी 1 कूलम का, दूसरा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और तीसरा टेस्ट चार्ज होना चाहिए। टेस्ट चार्ज क्या होता है वो 12th में आता है। टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जिसके अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। देखो चार्ज जहाँ कहीं भी होता है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, नेगेटिव चार्ज है अपने आसपास इलेक्ट्रिक, जैसे मकड़ी होती है अपने आसपास जाला बना के रखती है, सिमिलर उसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज जहाँ रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, नेगेटिव चार्ज जहाँ रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। लेकिन टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो होता है। हम मान के चलते हैं टेस्ट चार्ज का अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ठीक है, चलो ऐसा कोई चार्ज हो भी नहीं करता, लेकिन हमने इमेजिन किया, डेफिनेशन ऐसे बनाया हमने। ठीक है, छोड़ो जाने दो। तुम इतना याद रखो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट 2 पॉइंट या दीज 2 पॉइंट, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, डेफिनेशन आप खुद बना सकते हो, वैसे कहोगे तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिख भी दूंगा। तो 1 वोल्ट का मतलब होगा 1 कूलम के यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बैटरी कितना वर्क कर रही, 1 जूल वर्क कर रही है, तो वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। और अगर मान लो 1 कूलम के चार्ज को ले जाने में बैटरी 12 जूल ऑफ वर्क कर रही है, तो यहाँ पर कितना वोल्ट आएगा, 12, क्योंकि 12/1 हो जाएगा 12। तो इसका मतलब अगर बैटरी 12 वोल्ट की है, 12 वोल्ट की अगर बैटरी है, तो उस केस में बैटरी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में 12 जूल कार्य करेगी, वो भी एक एक कूलम को 12 जूल, मतलब एक कूलम चार्ज फेंकेगी इधर उधर, कितना वक्त, 12 जूल, एक कूलम 12 जूल, एक कूलम 12 जूल, एक एक कूलम चार्ज को ले जाने में 12 जूल वर्क अगर बैटरी कर रही है, तो हम बोलेंगे बैटरी का वोल्टेज कितना होगा, 12 वोल्ट होगा। बाकी ये फॉर्मूला समझ में आया होगा, सिंबल समझ में आया होगा, ऐसा यूनिट समझ में आई होगी, और वोल्टेज क्या होता है वो चीज़ भी आपको समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको समझ में आया ही होगा। वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, किस तरीके से चीज़ें हैं, उसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा और समझो, थोड़ा सा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो निगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन है उसका फ्लो कैसे हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव। देखो इधर से धक्का लगा, इधर आया, तो अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा ऐसे। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो करंट का जो डायरेक्शन दिखाया मैंने, पॉजिटिव से निगेटिव दिखाया है, ये कैसे हो रहा है इसको समझो। और डेफिनेशन भी जो मैंने बनाई वो पॉजिटिव चार्ज की क्यों बनाई, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर तो निगेटिव चार्ज है, तो डेफिनेशन पॉजिटिव चार्ज से क्यों बनाई, निगेटिव से क्यों नहीं बनाई। तो यहाँ देखो ऐसा हो रहा है, जो नेचर के लॉ हैं उनसे अपोजिट होता है यहाँ पर, और हम चाहते हैं नेचर के लॉ गलत ना हो, इस वजह से हम अपने रूल ही उलट पलट दिए हैं। जैसे पानी जो है वो ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल, ऐसे पानी जिसमें ज़्यादा हाइट पे था, ज़्यादा हाइट पे जिसमें पानी था उससे कम हाइट की तरफ पानी फ्लो कर रहा था ना। अरे हर चीज़ अपने ज़्यादा अमाउंट से कम अमाउंट की तरफ फ्लो करती है, डिफ्यूजन कहते हैं इसको। हीट भी देखो ऐसी होता है, हीट जो बॉडी ज़्यादा गर्म होती है वो उससे हीट निकल के बाहर जाती है इन्वायरमेंट में, ताकि वो ठंडा हो जाए धीरे धीरे। ठीक है, और इसी तरीके से पानी भी अपने ज़्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ जा रहा है ताकि अपना पोटेंशियल कम कर ले। यहाँ पर भी देखो करंट जो है उसको उस तरह से फ्लो करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल। अब ज़्यादा पोटेंशियल मतलब प्लस और कम पोटेंशियल मतलब माइनस, तो करंट को प्लस से माइनस फ्लो करना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन उल्टा माइनस से प्लस फ्लो कर रहा है, ये तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि यहाँ करंट जो है वो माइनस से प्लस की तरफ फ्लो कर रहा है, जो कि जस्ट अपोजिट हो रहा है नेचर के लॉ से। ऐसा ना हो इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इमेजिन करते हैं कि अगर निगेटिव चार्ज है यहाँ पर वायर में और वो इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो तुम इमेजिन करो कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा वायर में जो फ्लो कर सकता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव, अगर ये समझ लो ये सब पॉजिटिव चार्ज है, जो डॉट डॉट है सब पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव को धक्का मारता है, तो पॉजिटिव चार्ज को जब धक्का लगता है तो इधर से पॉजिटिव भागता है और इधर से निगेटिव पॉजिटिव को खींचता है। तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो तो ऐसे ही होता है, प्लस से माइनस। और ये सही चीज़ है, देखो ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ अगर फ्लो करेगा तो ये करंट का डायरेक्शन हम ले सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि कोई पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है वायर के अंदर, जो कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा होगा, और कोई कर ही नहीं रहा है। इलेक्ट्रॉन तो लोअर से हायर में फ्लो कर रहा है, और यहाँ करंट उल्टा हो जाएगा। एक्चुअल में करंट कौन सा है, एक्चुअल में करंट वो है जिस जो फ्लो की वजह से बन रहा है, और फ्लो कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। असल में कोई पॉजिटिव यहाँ है ही नहीं जो फ्लो करे, तो एक्चुअल में इधर कोई करंट है ही नहीं, जो हम दिखा रहे हैं करंट वो एक्चुअल में कुछ नहीं है, एक्चुअल करंट ये है। लेकिन हम रूल्स गलत ना हो, हमारे नेचर के लॉस गलत ना हो, इसलिए हम यहाँ पर एक करंट को कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल होता है, ये रियल में नहीं होता है, ये करंट हम इमेजिन करते हैं डायरेक्शन में, एक्चुअल करंट यही है, लेकिन हम इमेजिन करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। और सिमिलर इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को ही जंप कराना होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमको, लेकिन हम डेफिनेशन बनाए हैं पॉजिटिव चार्ज की। असल में पॉजिटिव चार्ज को नहीं करना होता इधर से उधर, निगेटिव ही जाता है, लेकिन हमारी डेफिनेशन हम सही करने के चक्कर में पॉजिटिव चार्ज की डेफिनेशन बना रखे हैं। ठीक है, याद रखो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है लोअर से हायर, लेकिन करंट फ्लो करता है हायर से लोअर, ये चीज़, या ऐसे बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है करंट। ये चीज़ सबसे बेटर होगी कि इलेक्ट्रॉन अगर, यहाँ समझो जरा, इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है ऐसे, या इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो करंट जो आएगी वो राइट टू लेफ्ट होगी। ठीक है, अपोजिट
टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा हमेशा करंट। करंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये कौन सा करंट है? कन्वेंशनल करंट है। कन्वेंशन चला रहा है, परंपरा चली आ रही है, रीति रिवाज चला रहा है कि हर चीज़ हायर से लोअर की तरफ जाती है, ये रीति रिवाज ही चेंज कर रहा है। हमने कहा रुक, हम करंट ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हम करंट की डायरेक्शन वही लेके चलेंगे, हायर से लोअर, जो अभी तक चलते आ रहा है नियम वही है, ठीक है। चल, तो यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो इसको मिटाया जाए, देख लेते एक बार लेक्चर कितना लंबा रिकॉर्ड हुआ है, और अगर समय रहता है तो फिर हम लोग वोल्टेज और करंट को आपस में अब रिलेट करने वाला, ठीक है। वोल्टेज और करंट का आपस में क्या लिंक है वो हम समझने वाले हैं। मेरे को लगता है टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो हम इसको कल जो है रिकॉर्ड करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो अगली क्लास में हम जो है वो देखने वाले हैं कि आखिर वोल्टेज V और करंट I, ठीक है। तो अगली क्लास में हम देखेंगे जो V है, ठीक है। बोर्ड तो पूरा भर जाता है, कितना कहाँ कहाँ जगह बचाया जाए, ठीक है। तो हेडिंग को रब कर लेते हैं। तो अगली जो हेडिंग होने वाली हमारी वो होगी V और I में रिलेशन की बात करेंगे, ठीक है। कि वोल्टेज और करंट में रिलेशन क्या है। वोल्टेज से ही करंट बना है। देखो, जब तक वोल्टेज नहीं होगा वायर के दोनों टर्मिनल के बीच में, तब तक धक्का नहीं लगेगा इलेक्ट्रॉन को, तब तक इलेक्ट्रॉन भागेगा नहीं, और तब तक करंट नहीं बनेगा। तो इस केस में वोल्टेज ही है जो करंट को प्रोड्यूस कर रहा है। वोल्टेज फादर है करंट का, ऐसा बोल सकते हो, उसी ने उसको बनाया है, ठीक है। अब किस तरीके से वोल्टेज करंट को अफेक्ट करता है, वोल्टेज को बढ़ाने से करंट पे क्या असर पड़ेगा, वोल्टेज को घटाने से करंट पे क्या असर पड़ेगा, वोल्टेज को कुछ नहीं करने से करंट को क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम वेरिएशन चेक करेंगे कि वोल्टेज को चेंज करने से करंट में किस तरीके से चेंजिंग आती है, रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ये हम समझने वाले हैं। और इसको ओम्स लॉ बोला जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ, ठीक है। ओम नाम के एक साइंटिस्ट हैं, जॉर्ज साइमन ओम, तो उन्हीं के रेस्पेक्ट में यहाँ पर रखा गया ओम्स लॉ। और यहाँ पर एक नई क्वांटिटी आएगी रेजिस्टेंस, जिससे हम डील करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ को हम लोग अगली क्लास में करेंगे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, और बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लिख के लेते हैं, लिख के ले लो कि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपने खुद पढ़ा होगा रेजिस्टेंस, ओम, इन सबसे क्वेश्चन लगभग ही आ रहे हैं, हर साल आते हैं, तो इनको भी हम लोग करने वाले हैं। लेकिन इसको हम अगली क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही करते हैं, बाकी इतना आप पढ़िए। और अब क्लासेस रेगुलरली होने वाली हैं। अब आपको वीडियोस के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बीच में वीडियोस काफ़ी स्टॉप हो चुकी, रुक चुकी थी, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम हो जाती है यार। अब क्या कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब रेगुलर क्लासेस होंगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तो चलिए, इतना पढ़िए, इतना नोट करिए, बाकी पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम नज़दीक है, ठीक है। और जितना हो सके उतना पढ़िए, और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।